सबसे पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्या ये जो तरीक़ेकार है इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या ये इतना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारूफ साहबा, एक तो ज़िंदगी में हमें ये बात सीखनी है कि पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई मैजिक बुलेट नहीं होती, कोई सिंगल लाइन सॉल्यूशंस नहीं होते। डी रेगुलेशन इस फैसले की जो बेसिस है वो क्या है, वो हमें समझनी है कि एक डी रेगुलेशन जिसका मतलब है कि मार्केट बनानी है वेल रेगुलेटेड, जो खुद प्राइसिंग को कंपेटिटिवली डिटरमिन कर सके बिटवीन ए बी सी डी, जो आप मार्केट में जितने भी ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। ये एक जुज है एक बहुत बड़े तंजीम नौ का, जो एनर्जी मार्केट पाकिस्तान की मांगती है। ये हम बढ़ जरूर सकते हैं उस तरफ कि ओगरा इसको अब डिटरमिन करेगा। ये भी सोच लीजिए कि क्या ओगरा की ये प्रोफेशनल कैपेसिटी है। नंबर 2 क्वेश्चन ये उठ जाता है कि ये एक मार्केट डिटरमिन कर सके। सिंगापुर प्लैट्स की हम कीमत लेते हैं ये डिटरमिन करने के लिए, ये बात दुरुस्त है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी हुई है, मेरे ख्याल है पेट्रोल $130-40 पर है। प्लैट्स हम कीमत लेते हैं, सॉरी पेट्रोल $100 पे है, जो डीजल है वो $130-40 पे चला गया था, इसलिए डीजल की कीमत जो है वो ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई कि ये पूरी एक डीरेगुलेशन एक आंसर है उस पूरी मार्केट को क्रिएट करने का, जिसको हम कहते हैं एक वेल रेगुलेटेड मार्केट आर्किटेक्चर। तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सप्लाई। जस्ट प्लीज, मतलब मैं ये सबको कहता हूँ, अथॉरिटी से लेके 25 करोड़ लोगों को समझ है कि इसका कोई सोल्यूशन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने ये सारे काम नहीं किए। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, शायद आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन जो है बहुत अच्छी कर रहे होते, तो क्या आपको 1700 अरब के करीब एक ऐसी लेवी पेट्रोल और डीजल से मिलाकर लेनी पड़ती जो 80-90 रुपए कीमत बढ़ा रही हो, यानी ऐड हो रही हो ऑन टॉप? क्या आप अगर एनवायरनमेंट का अच्छा ख्याल रख रहे होते और आईएमएफ से आप लोन ना ले रहे होते, तो 5 रुपए कार्बन लेवी जो ₹2.5 थी उसको 5 रुपए करना पड़ता। इंपोर्ट की मद में भी कोई लेकिन खाकान साहब, ये टारगेट लेवी जो था वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है ना। हमने तो इस पर भी बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि टारगेट लेवी जो थी वो भी अचीव हो चुकी, फिर उसके बावजूद इतना ज़्यादा लेवी को बढ़ाना। अब लेवी तो चलें छोड़ें, अब जिस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो किसी सूरत भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ आवाम के लिए रिलीफ है इसमें। देखिए, रिलीफ नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये लेवी पहले 1428 रखी थी पिछले साल। इस साल आई थिंक कलेक्शन शायद 1500 हुई है। इस साल हम देखेंगे 1677 अरब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर आप इसको देखें और 170 अरब ज्यादा लेनी है, तो आपको लेवी इसी सतह पर या उससे बढ़ी हुई रखनी पड़ेगी ना, बिकॉज तेल तो ज्यादा नहीं बिकना। सो वहां पे भी ये एक अनफेयर किस्म का टैक्स होता है, जो आप जैसे लोग जो लाइक लेट्स से साहिब हैसियत हैं, और कुछ लोग जो साहिब हैसियत नहीं है और मोटर बाइक पे आ रहे हैं, उन पे एक ही तरह से कलेक्ट हो रहा है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जब लेवी लगी थी ये 10 रुपए थी, और ये जीएसटी के एवज लगी थी। अगर ये जीएसटी के एवज आज कलेक्ट हो रही हो तो शायद 50 रुपए होगी, पर अगर आप 80-90 रुपए ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ओवरऑल टैक्सेशन का इसको एक बड़ा पार्ट बनाते चले जा रहे हैं। मैं ये चीजें इसलिए समझाता हूं कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि हम डीरेगुलेशन, जो कि एक पार्ट है। फिर आप आगे चलिए ना, क्या ओगरा एक इंडिपेंडेंट रूल बेस्ड प्रोफेशनल रेगुलेटर है? मेरी दानिश के मुताबिक पाकिस्तान में रेगुलेटरी निज़ाम नेसेंट है, आपको उनको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एक मैं बात और समझाता हूँ, 80-90% पाकिस्तान अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है, तो मिडल ईस्ट क्राइसिस ने तो आपको इंपैक्ट करना ही था। आपके 9-10 कार्गो जब एलएनजी के टूटे तो बिजली में लोड शेडिंग भी देखी पाकिस्तान में। सो क्या पाकिस्तान 14 से 18 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट करता है, उसमें क्या हमने अपना जो अपस्ट्रीम यानी कि इन्वेस्टमेंट थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की, वो क्यों नहीं की 2 दहाइयों में? ये इतना सादा मसला मारूफ है नहीं है कि हम कहें कि डेली प्राइसिंग पे जाके इट कैन बिकम वेरी एफिशिएंट और इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। इससे ये जरूर होगा कि जो बिगर प्राइस चंक्स आते हैं ना, कि हफ्ते बाद 20 रुपए बढ़ गई या महीने बाद 30 रुपए बढ़ गई या 30 रुपए कम हो गई, अब चूंकि रोज तब्दीली हो रही होगी,
और ये कैलकुलेशन हो रही है कि 5 दिन की प्राइस निकल खाकान गई ना, साहब, इसी 5 पॉइंट की जानिब में आना चाह रही हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स मालिकान ने इसको बिल्कुल सिरे से कह दिया कि हम इसको मानने को तैयार ही नहीं है, और भी हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो करें, जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो सभी पर आएगा। सो अब ये आसान तो नहीं होगा। अब सवाल ये भी हो रहा है कि किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्या वही 5 ऑयल कंपनीज जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा अभी वो भी देना है, उनका जो सारा डिपॉजिट जमा हुआ हुआ है, और इसके अलावा जो इतने सारे कर्जे हैं वो सारे जमा हुए हैं वो भी वापस करने हैं, फिर ये वाली एक आवाज़ भी उठ रही है। सो आप क्या देख रहे हैं कि इस मामले को रूल आउट करने के लिए हुकूमत को क्या स्टेप लेने चाहिए? ये क्या कोई तरीका है कि आप समझते हैं कि ये बिल्कुल जायज़ तरीका है और ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा रोज़ाना की बुनियाद पर? जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। एक ओवरऑल ना रिफॉर्म पैकेज देना चाहिए जो एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ एक सफ़े पर दिखाता हो। मैं वो आपके प्रोग्राम के वसातत से दे देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स, ये तो बड़े छोटे हैं कि आप रिटेलर्स कह रही हैं कि वो करें, उनको तो आपने कॉन्फिडेंस में लेना ही है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम डीरेगुलेटेड मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अनरेगुलेटेड मार्केट, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट जो आर्किटेक्चर है उसका एक रिफॉर्म प्रेजेंट करें। उन सब सेक्टर्स में बनाना क्या चाहते हैं? वेल रेगुलेटेड कंपेटिटिव मार्केट जिसमें जो ओपन एक्सेस हो, जिसका मतलब है कि आप खरीदें, कोई और खरीदे, ताकि मार्केट में कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग हो, टारगेटेड प्रोटेक्शन हो जो वल्नरेबल कंज्यूमर्स हैं, और क्रेडिबल रेगुलेशन हो। बस सर एक मिसाल देता हूं आपको। आज 1 दिहाई से ज्यादा हो गया मुझे सुनते हुए, 1 दिहाई। मैं टेबल पे मौजूद था तो ये बात हुई थी कि हम अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करेंगे। आज 1 दिहाई से मैं ये कहानी सुन रहा हूँ। मैं अब भी सुन रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि हमने रिफाइनरीज को अपग्रेडेशन की जो पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, वो बना ली है। आपको मालूम है कि आप क्रूड जो कि एक सस्ती चीज मंगवाना चाह रहे थे रशिया से, एक रिफाइनरी है पाकिस्तान में पार्को जो लाइट कन्वर्जन करती है, डीप कन्वर्जन कोई नहीं करता। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोस्किमिंग की, वो करते हैं पाकिस्तान की रिफाइनरी। इंडिया की सारी रिफाइनरीज अपग्रेडेड थी, इसलिए उन्होंने सस्ता रशियन ऑयल मंगवाया और उसको कर लिया रिफाइन, जिसमें से पेट्रोल निकालकर बेचा। एक और चीज याद रखिएगा, आपने इरानियंस के साथ भी ये काम करना है। लेट से हालात ठीक हो जाते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपने गुजरना है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों 90% डिपेंडेंट हैं एनर्जी सिक्योरिटी पे दुनिया पे? क्योंकि आपने पाकिस्तान में अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जो राह हमवार करनी है, फास्टर अप्रूवल्स, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन, कमर्शियली अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स फॉर फ्रंटियर शेल, लाइट गैस, ऑफशोर एकरेज, ये आपने नहीं बनाए। आगे चलिए, SNGPL और SSGC क्यों नहीं आप ओपन एक्सेस देते, क्यों नहीं अनबंडल करते इन कंपनीज को? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये मौसम को ठीक करने के लिए आपको अपनी जो यूरो 5 रिफाइनरीज, जो मैं रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन की बात करता हूं, मारूफ जितनी मैंने आपसे बातें की है ना, कम बैक टू मी 5 years डाउन द रोड। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ होगा ना, आई मे बी वर्किंग अब्रॉड, I will tell you exactly the same story because I am trying to give you a roadmap, not one deregulation कि कीमतें रोजाना की बुनियाद पर कर ले। तो ये भी याद रखिए कि जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है, जिसका मतलब है मालियाती खसारा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाकर एक अनफेयर टैक्सेशन की ज़िमन की बजाय, जब तक आप एक क्रेडिबल, जिसे कहते हैं टैक्स के निज़ाम में, जिसमें शहरियों का बहुत बड़ा कसूर है, रिटेलर टैक्स नहीं देना चाहता, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो फिर यही होगा कि हम 80-80 रुपए मोटर बाइक गाड़ियों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।